हेलो स्टूडेंट। मैं रजत राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार आरआर कोचिंग क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करते हैं बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को जबरदस्त कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम जो है आईयूपीएससी एक ही वीडियो आपके लिए लेकर आए, जिसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम आपके लिए बचा हुआ सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से आईयूपीएससी का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसके साथ साथ हमने सोचा है कि एक तीसरा वीडियो और लेकर आएंगे, जिसमें हम जितने भी यूपी बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन हैं उन सबको हम आपको करवा देंगे और पूरा आपको आईयूपीएससी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसी सीरीज के क्रम में चलते हुए सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी कॉपियां वॉपी निकाल कर बैठ जाएंगे ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, देखिए, जो भी स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि हमारा एक ये जो है आईयूपीएससी का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं, तो आज हम सेकंड पार्ट जो है कर रहे हैं। तो अगर जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो चैनल में जाके फर्स्ट पार्ट को देख ले ताकि उसको समझ में आएगा। फिलहाल हम जल्दी से जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करके चलते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं आईयूपीएससी। आईयूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? आईयूपीएससी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, और इसमें हमने आपको कुछ रूल बताए थे जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, वो फर्स्ट पार्ट में हमने रूल बताए थे, आपको पता होगा। उन्हीं रूल्स को लेकर हम जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट जिसने अभी तक ये टेबल याद नहीं करी है तो इस टेबल को फटाफट जो है याद कर लेंगे। 1C का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी आपकी कार्बन की श्रृंखला है, अगर उसमें एक कार्बन है तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? मेथ पढ़ेंगे। और दो कार्बन है तो उसको एथ पढ़ेंगे। तीन कार्बन है तो प्रॉप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, छह कार्बन है तो हेक्स, सात कार्बन है तो हेप्ट, आठ कार्बन है तो ऑक्ट, नौ कार्बन है तो नॉन एंड 10 कार्बन है तो डे। 11 का भी होता है और 12 का भी होता है, आगे सीरीज चलते चले जाएंगे, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो 10 तक ही आपकी आईयूपीएससी आएगी, इससे अपर लेवल का आपके में नहीं आना है। ठीक है, इस हिसाब से। दूसरा, हमने क्रियात्मक समूह की बात करी। क्रियात्मक समूह का मान मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप, है ना, फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं हमने यहाँ पर आपको लिखे हैं 12 हैं। ठीक है, एक से लेके कितने ग्रुप हैं? 12 ग्रुप हैं। और ये सारे ग्रुप ही आपस में इधर लगा उधर लगा, इस तरीके से असंख्य तरीके से आपकी आईयूपीएससी बनाई जा सकती है। ठीक है, एल्केन की अगर हम सबसे पहला जो ग्रुप है, मेन ग्रुप है जिसकी हम बात करें, ये हम पढ़ चुके हैं। हम लोग देखिए एल्केन पढ़ चुके, हम लोग एल्कीन पढ़ चुके, एल्काइन पढ़ चुके, एल्कोहल पढ़ चुके, एल्डिहाइड पढ़ चुके, और कहाँ तक पढ़ चुके? कीटोन तक हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया था। हम कीटोन तक जो है आईयूपीएससी नाम बनाना सीख गए थे। आज हम जो सीखेंगे वो बचे हुए जो हमारे हैं 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, यानी कार्बोक्सिलिकम, एस्टर, ईथर, एल्किल हैलाइड, एमीन एंड एमाइड। ठीक है, इन बचे हुए पार्ट को साथ ही साथ में हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, फटाक से जरा इसको बताएंगे। एल्केन है, एल्केन क्या है? एल्केन को कैसे पहचानोगे? सबसे पहले हम पहचान लिखेंगे, फिर उसका आईयूपीएससी नाम लिखेंगे। पहचान इसकी सीधी सी है कि जिसमें सी सिंगल बॉन्ड सी आए, ऐसी कार्बन की श्रृंखला जिसमें सभी में सिंगल बॉन्ड आए तो वो एल्केन है। और जब वो एल्केन है तो उसका आईयूपीएससी अनुलग्न क्या हो जाता है? आईयूपीएससी लग्न हो जाता है ANE। ANE बोले तो एन। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ये मैंने इस वजह से लगाया है कि ये जुड़ेगा ना, इस वजह से। एक कार्बन आया तो मेथ में एन जोड़ोगे क्या हो जाएगा? मेथेन। दो कार्बन आया एथ, और फिर एन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? एथेन। इस हिसाब से। ओके, ये जो है संयोजक वर्ड है, मतलब इसके पहले कुछ जुड़ेगा फिर उसके बाद उसमें जोड़ना है आपको। ठीक है, आगे एल्कीन के लिए अगर हम बात करें तो एल्कीन में हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी किन्हीं दो कार्बनों के मध्य में कम से कम अगर डबल बॉन्ड तुमको मिल जाए तो तुम समझ जाओ कि तुम्हारा क्या होगा? एल्कीन होगा। और जब एल्कीन होगा तो एल्कीन को हम क्या लिखेंगे? उसका जो आईयूपीएससी अनुलग्न है वो ENE, या अगर हिंदी में लिखें तो ईन। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हम बताए दे रहे हैं बायलिंगुअल, की जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हों, आईसीएसई बोर्ड के हों, उनको परेशानी ना हो, और साथ ही साथ में मेरे हिसाब से दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ना चाहिए। ठीक है, ओके। आगे एल्काइन के लिए अगर हम देखें तो एल्काइन को कैसे पहचानोगे? आप कहोगे सर किन्हीं दो कार्बनों के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, तो वो हमारा क्या हो जाता है?
एल्काइन में गिना जाएगा, और एल्काइन का आईयूपीएसी अनुलग्न होता है आइन, YNE, जबकि इसको हिंदी में लिखते हैं आइन। ठीक है, आइन। आगे आगे है एल्कोहल। एल्कोहल की पहचान है R और फिर OH लगा होगा। R अभी मैंने तुम्हें बताया था, अगर जिसे नहीं पता फिर से मैं बता रहा हूं। R जो है वो क्या है, एक एल्किल ग्रुप है। R क्या है बच्चा, एक एल्किल समूह है, या इंग्लिश में बोले एल्किल ग्रुप है, जिसका मतलब है कि वो CH3 हो सकता है, वो C2H5 हो सकता है, वो C3H8 हो सकता है, इस हिसाब से हो सकता है। आने वाले कार्बनों की जो श्रृंखला है उसमें ये तुम्हारा इंक्लूडेड है, कौन, R। ठीक है, तो अभी भी मैं R बोलूं तो समझ जाओ कि कोई भी एल्किल ग्रुप होगा, कोई भी एक कार्बन की अगली श्रृंखला होगी वो जुड़ा हुआ होगा। ओके, आगे हम चलते हैं। ROH लगा होगा, क्या लगा होगा, ROH। और अगर हम इसका आईयूपीएसी अनुलग्न देखें तो पहले तो जो एल्केन है वो लिखना है और साथ में लगा देना है हमको ऑल। ठीक है, पहले तो एल्केन लिखना है और साथ में क्या लगा देना है, ऑल। एल्केन के जितनी सीरीज हो उनको लगा के फिर ऑल लगा देना है, तब हमारा बन जाएगा। आगे देखें तो फिर क्या है, एल्डिहाइड, ये हम कल पढ़ा चुके थे। ठीक है, एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड O या OH, इस प्रकार से। एक सेकेंड, ये थोड़ा माफ करिएगा, अभी ठीक है। ओके, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, R और फिर CHO। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से वही चीज है इसमें भी कि सबसे पहले एल्केन के टर्म है वो लिखिए और साथ में क्या लगा लीजिए, अल लगा लीजिए, है ना, अल, अल। आगे कीटोन, कीटोन की पहचान क्या थी, RCO और फिर R। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका अगर हम देखें तो जितने एल्केन पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद में लगा लीजिए ओन। ठीक है, तो फिर जो भी आ जाएगा और फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ओके, तो इतने हम आपको बता चुके थे, और आज हम आपको जो है बताने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में, देन एस्टर के बारे में, फिर ईथर के बारे में, और फिर चलिए, तो सबसे पहले तो अब हम आगे देखेंगे ईथर के लिए, ईथर, सॉरी, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अगर हम बात करें तो इधर थोड़ा इसको बंद कर दें क्योंकि ये हम सॉल्व कर चुके हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान होती है हमारी RCOO और फिर H। ठीक है, RCOO, या ऐसे भी लिखा जा सकता है, R होगा, C ऊपर O होगा, देन इस प्रकार से OH लगा हो। ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में सबसे पहले दो तीन बातें हमें याद रखनी है। पहली बात तो ये कि इसका जो आईयूपीएसी अनुलग्न है, आईयूपीएसी अनुलग्न है, वो क्या है, ओइक अम्ल है। ठीक है, ओइक और अम्ल है। ठीक, और दूसरी बात कि इसमें इसमें जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये भी श्रृंखला में यूज होता है। इसमें COOH वाला कार्बन भी, COOH वाला कार्बन भी, कार्बन की भी नंबरिंग होती है। ठीक है, जो COOH के साथ में लगता है ना, उसकी भी नंबरिंग, उसको भी मतलब गिना जाता है। ठीक है, उसको भी गिना जाता है, वही कम हो जाता है। जैसे एक उदाहरण हम अगर देखें, एक एग्जाम्पल अगर हम करके देखें यहाँ पे, तो देखिएगा आप लोग। सबसे पहले तो हमने कहा कि CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर COO और फिर H, और यहाँ पर हम जोड़ दें एक मेथिल ग्रुप। ठीक, इस प्रकार से। तो अब इसको देखो कैसे करेंगे, सभी लोग देखेंगे फटाक से। सबसे पहले तो हमें नंबर फर्स्ट रूल याद रखना है कि नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से क्रियात्मक समूह पास में पड़े। अब ये खुद ही क्रियात्मक समूह है तो नंबरिंग हम यहीं से करेंगे, ना कि यहां से फिर यहां से। ठीक है, हाँ, तो देखिएगा,
सबसे पहले तो हमारे पास जो ये नाम दे रखा है CH3 CH CH2 COOH और फिर CH3। ओके, तो अब सबसे पहला हमारा रूल क्या बोलता है कि आपको नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़े। अब इसमें क्रियात्मक समूह ये है तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो हमने नंबरिंग स्टार्ट किया, हमने कहा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब 4 यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते, तो हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे सीधे गए। उसके बाद में जो हमारी साइड श्रृंखला है उसको हमने क्या कर लिया, गोला कर लिया। ठीक है, और अब गोला कर लिया है तो सबसे पहले इसके बारे में लिख लें, ये कितने पे लगा हुआ, एक ही तो है। अब एक है तो मेथ होगा, एक कार्बन पे क्या होता, देखो मेथ होता। अब एक है मेथ और फिर एल लगाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये मेथिल हो जाएगा। लेकिन ये मेथिल कितने पर है, 3 पे है, तो हम क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे 3 और फिर मेथिल, 3 मेथिल। ठीक है, उसके बाद में एक कितने हैं तुम्हारे पास कार्बन, देखो 4 कार्बन है और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। अब ब्यूट के बाद में लगा है क्या, ओइक अम्ल, तो फिर क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल, है ना, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है, हो जाएगा आगे। ओके, ये समझ में आया आप लोगों को, है ना, इतना समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से करना है। सबसे पहले नंबरिंग हमें उधर से करनी है जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़े, और उसके बाद में हमको वहां तक जाना है जहां तक हमको लंबी श्रृंखला मिले। लंबी श्रृंखला मिलने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है एक सीधी लाइन, फिर और भी उसमें श्रृंखला जुड़ी होंगी, तो उन सभी जो भी अलग से श्रृंखला जुड़ी हैं, मेथिल जुड़ा होगा, एथिल जुड़ा होगा, या मान लो 2 से ज्यादा जगह पे मेथिल जुड़े हैं, तो अब जैसे देखो सेकंड नंबर, देखो सेकंड नंबर उदाहरण जो है तुमको क्या बता रहा, देखिए ये वही है। ठीक, सबसे पहले तो पहचान करिए ग्रुप की कि ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है। आपने देखा कि COOH लगा है। अब COOH देखो, या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं या तो इस हिसाब से लिख सकते हैं। हमने क्या कहा, दोनों ही, क्योंकि भैया पता नहीं किस हिसाब से पूछ, हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं और ये भी लिखते हैं, एक ही बात है। इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का है तो उसमें सबसे पहले नंबरिंग हम किधर से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा सर उधर से हम करेंगे। तो हमने कहा यहां से, तो आपने कहा 1 और ये भी गिना जाएगा ना, 2 फिर 3 और 4 5, यहां नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ 5 मिल रहा, आगे हो सकता और ज्यादा मिल जाए। तो हमने कहा 5 और यहाँ 6 मिल रहा, बस इधर भी तो हम सीधा ले लेंगे, यहाँ से सीधा ले लेंगे। हमने इसे लाइन खींच ली, तब हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास 2 मेथिल ग्रुप आ रहे हैं, नहीं आ रहे, 2 मेथिल ग्रुप है, और दोनों ही मेथिल कितने पे हैं, एक 4 पे है और एक कहां पे है, 5 पे है। तो रूल नंबर हमारा 4th जो हमने कल लिखाया था उसमें हमने क्या बोला था कि अगर मान लो एक से ज्यादा साइड श्रृंखला आ जाती हैं तो फिर हमें क्या करना है, फिर उनको डाई ट्राई करके लिखना है। जैसे मान लो 2 आ जाए, सेम मेथिल ग्रुप 2 आ जाए, तो फिर उसको क्या लगा देना है, डाई मेथिल लगा देना है। और अगर मान लो 3 मेथिल ग्रुप आ जाए, 3 CH3 अलग अलग कार्बन पर आ जाए, तो फिर हमें ट्राई लगाना है। 4 आ जाते हैं तो टेट्रा लगाना है। अगर मान लो एक पर मेथिल आता है, दूसरे पे एथिल आ जाए, तो फिर डाई नहीं लगाना है। क्यों, समान अगर आए, समान मेथिल, जैसे CH3 2 इकट्ठे आ जाएं अलग अलग, उसके बाद एथिल वाले 2 आ जाएं, 3 आ जाएं, तो फिर हम डाई ट्राई का यूज करेंगे। सिंगल वाले में है तो हम यूज नहीं। जैसे यहां देखो सिचुएशन में दोनों 4 पे है और 5 पे, दोनों सेम है, CH3 तो ये मेथिल है और ये मेथिल 2 है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर यहां पर हम करेंगे, पहले तो यहां पर हम लिखेंगे 4,5 और फिर यहां पर क्या करेंगे, डाई, क्योंकि 2 है ना, 4,5 डाई, फिर क्या है हमारे पास, मेथिल है, 4,5 डाई मेथिल, और ये क्या है तुम्हारे पास 6 में क्या लगता है, हेक्स, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक और फिर अम्ल। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना, समझ आया होगा। आगे चलेंगे, देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल समझ गए होंगे आप लोग। आप आगे चलते हैं एस्टर पे। एस्टर क्या है, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कार्बोक्सिलिक जिस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन में संबंध है, ठीक वैसे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर में संबंध है। कैसे सर, आप जरा देखिएगा कि एल्डिहाइड जो है वो तुम्हारा सिरे पे लगेगा। कभी भी एल्डिहाइड की कोई भी श्रृंखला देखिएगा तो वो हमेशा या तो शुरू में लगा होगा या लास्ट में लगा होगा, छोर पे होगा। और जबकि कीटोन जो होगा वो कहां होगा, बीच में होगा।
ठीक वैसे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है RCOH है, वो तो शुरू में होगा या लास्ट में होगा। और वैसे एस्टर में भी यही है। क्यों? क्योंकि एस्टर का सूत्र क्या है? एस्टर का सूत्र बोलेगा RCOO और फिर R। इस हिसाब से R तुमको पता है क्या है? एक CH3 ग्रुप है, एक एथिल एल्किल ग्रुप है ना। इस हिसाब से तो हमने कहा, अच्छा जिस प्रकार से सबसे पहले हम बात करेंगे एस्टर के बारे में। तो एस्टर क्या है? जैसे देखिए, एस्टर जो है अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट IUPAC नॉमेनक्लेचर है, क्योंकि इसको कई सारे स्टूडेंट जो है डाउट में ले जाते हैं। तो मैं आज आपको पूरा डाउट क्लियर कर देता हूँ। एस्टर क्या है देखिएगा। सबसे पहले तो अगर हम इसके IUPAC अनुलग्न की बात करें, IUPAC नाम जो इसका होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एल्किल एल्केनोएट होता है ना, एल्किल और क्या हो जाएगा? एल्केनोएट। ठीक है, इस हिसाब से। अब इसमें क्या है, इसकी जो पहचान है वो सबसे पहले पहचान है RCOOR। ठीक है, RCOR। अब कई यहाँ पे जगह पे R डैश लिखा होता है। इस R डैश का मतलब ये है कि जो R है जरूरी नहीं है कि अगर मान लो इधर एक कार्बन है तो इधर भी एक कार्बन हो, जरूरी मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर हो। RCOR भी हो सकता है। जैसे R क्या हमने क्या एल्किल ग्रुप है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COO फिर CH3, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इसकी जगह पे ऐसे लिखो CH3COO C2H5 तो देन उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जगह जगह पे जिस प्रकार से हम यूज करेंगे इस हिसाब से ध्यान रखेंगे। अब इसमें होता क्या है, ये सबसे समझने वाली बात है कि जो हमारा RCOOR है, ठीक है, तो इसमें जो हमारा R इसके साथ में जुड़ा है, किसके साथ में? COO के साथ में। उसके साथ में लगेगा O8। क्या लगेगा? O8। और जो ये अलग है, अलग में है, जो इसके बाद वाला है उसमें लग जाएगा L। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। जिसमें COO के इधर कौन सा होगा हमारा? ये वाला कौन सा है? राइट हैंड है, इधर वाला लेफ्ट हैंड है। तो COO के लेफ्ट हैंड वाले में जितने कार्बन है इंक्लूडेड इस C के, है ना, ये वाला भी C इंक्लूड रहेगा। उसको मिला के आपको क्या लगाना है? O8 लगाना है। और उसके बाद का जो भी तुम्हारा कार्बन है उसमें क्या लगाना है? L लगाना है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे हमने आपसे ये कहा कि CH3 CH2 COO और फिर CH3। ठीक है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले तो देखिएगा, पहचानने की कोशिश करो। देखो RCOOR, R इज एल्किल ग्रुप, है ना, तो ये एस्टर है। अब ये एस्टर है तो अब इसका नॉमेनक्लेचर IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने क्या कहा कि COO के साथ में जो है उसको एक साथ में लिखते हैं और ये वाला अलग रहता है तुम्हारा। ठीक है, इसके साथ में जो है उसमें O8 लगाओ और इसके साथ वाले में क्या लगाओ? L लगाओ। तो अब देखो इधर वाले में तुम्हारा क्या है? इधर वाले में क्या है? आप कहोगे एक ही तो है कार्बन, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ, और L लगाओगे इसमें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? मेथिल हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन में क्या होता है? प्रोपेन फिर O8, है ना। यानी सही से अगर नाम लिखा जाए तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल प्रोपेनोएट। ठीक है, मेथिल प्रोपेनोएट हो जाएगा। अम्ल और लगा दो लास्ट में, अम्ल, मेथिल प्रोपेनोएट अम्ल। ठीक है, ओके, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जैसे जैसे मान लो ऐसा भी हो सकता है कि R यानी CH3 COO अगर यहां पे H लगा दिया, ये रेड जोन है देखिएगा, अगर यहां पे H लगा दिया, अब ये तुम्हारा एस्टर नहीं हुआ, अब ये कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन एक बात सुनिएगा, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, हम लिखते हैं COO और इधर लगा दिया CH3 और इधर लगा दिया H। अब
अब क्या हो जाएगा देखो, अब इसमें जो है ये अभी भी एस्टर है, ये एस्टर है, ये क्या है एस्टर, यानी H इधर ऐसा नहीं है कि जैसे अगर तुम ये सोचो कि H आ जाए तो फिर वो उसमें इंक्लूडेड हो जाएगा, नहीं भैया, अगर राइट साइड पे H आए तो हमारा इंक्लूडेड होगा किसमें, यानी इधर वाले में, इधर वाले में अगर हमारा H आ जाए तो ये हमारा फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल में चला जाता है। लेकिन अगर इधर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं, यानी ये भी तुम्हारा एक एस्टर है। अब एस्टर है तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, देखो एक है इधर इल लगाएंगे ना तो मेथिल, मेथिल, और इधर भी एक ही है तो फिर क्या हो जाएगा मेथेन, और फिर O8 लगाओगे ना तो मेथेनोएट और अम्ल। ठीक है, इतनी बात समझे आप लोग? ठीक है, चलिए हम इसके एग्जाम्पल भी करेंगे, तो कोई भी स्टूडेंट बिल्कुल चिंता नहीं करे कि ये क्या है सर, परेशानी वाली कोई बात नहीं है इसकी। जब ये एग्जाम्पल अभी सब करेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे तो देखो एस्टर हो गया हमारा। आगे एक और इसमें थोड़ा, एक स्टार मैं इधर लगा देता हूं, एक स्टार मैं ईथर पे और लगा देता हूं, क्योंकि ईथर भी हमारा थोड़ा दिक्कत देने वाला है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ईथर के लिए। ईथर क्या है, ईथर की पहचान है ROR। ठीक है, यहां C नहीं है, ध्यान रखना, ROR। यहां R तुम्हारा CH3 हो सकता है, CH3 C2H5 हो सकता है, C2H5 OC2H5 हो सकता है, डाइइथिल ईथर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन R सेम भी हो सकता है, देन अलग अलग भी हो सकता है। ओके, तो ईथर को अगर हमने, अब ईथर है ये, तो इसका IUPAC अनुलग्न क्या है, IUPAC अनुलग्न है हमारा क्या, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन, और एल्कोक्सी एल्केन है तो चलो एक एग्जांपल करके दिखाते हैं आपको हम। सबसे पहले CH3O CH2 और CH3। ठीक, ये अब इसको देखो जरा ध्यान से, ये R है, ये भी R है, मतलब R डैश है, ROR डैश, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ईथर हो जाएगा। अब अगर ये ईथर है तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो तुम्हारा एल्कोक्सी इधर वाला है, इधर वाले में एल्केन में क्या लगाना है, ऑक्सी लगाना है। ठीक है, और उसके बाद इसको उस हिसाब से पढ़ देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, एक बात और कि इसमें ये वाला जो है कार्बन, जो नंबरिंग जब भी हम करेंगे तो उसके इधर करेंगे, इसको छोड़ के करेंगे, यानी इसका क्या हो जाएगा, इसको पढ़ो, ये है मेथॉक्सी, मेथॉक्सी हो गया, ये क्या है एथेन, मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, क्या हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। ओके, समझ आया ही नहीं आया? एक और एग्जांपल करते हैं, अभी थोड़ा दिक्कत होगा आप लोगों को। हमने कहा इधर लिया CH3 CH2 फिर O फिर CH2 और फिर CH3। अब देखो ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर, फिर से भाई फिर से देखो O बीच में है तो एक इधर ही लिया और एक इधर लिया, तो इधर वाले को पढ़ लो, उसमें लगाओ एल्कोक्सी, ऑक्सी लगा दो गिन के कार्बन, इधर वाले में N लगा दो, खत्म। इधर देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, जब 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा एथेन, और उसमें लगाओगे ऑक्सी तो क्या हो जाएगा एथॉक्सी, एथॉक्सी, और इसमें क्या हो जाएगा एथेन। बहुत सिंपल है, ये लो हो गया इसका पोस्टमार्टम। ठीक है, आगे आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, आगे है एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड का मतलब ये है कि एल्किल हैलाइड से मतलब R और फिर X हो, X इज ए हैलाइड, L क्या है हैलाइड। हैलाइड का मतलब जितने भी हमारे पीरियाडिक टेबल में हैलोजन हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, दैट इज हैलोजन। ठीक है, तो वो हो सकते तुम्हारे F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है।
और इनको क्रमशः हम ये फ्लोरो हो जाएगा, ठीक है, ये क्लोरो हो जाएगा और ये ब्रोमो हो जाएगा और ये आयोडो हो जाएगा। आयोडो हो गया, आयोडो होना चाहिए था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको सही से लिख लीजिएगा इस हिसाब से। और ये तुम्हारे जो है प्रीफिक्स में आते हैं। पहली बात तो ये किस में आते हैं? प्रीफिक्स में। अभी तक हमने जो बताया ये सब सफिक्स थे, अल्कोहल में भी प्रीफिक्स आता था हाइड्रोक्सी वाला, बाकी सारे हमारे अनुलग्न हैं, लेकिन इसमें ये पूर्व लग्न है। ये कैसे है? पूर्व लग्न है। बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही। देखो ना, हमने कहा CH3 CH2 और इधर लगा दिया Br, ठीक है। तुमने कहा Br मतलब सर ब्रोमो, क्या लगा है? ब्रोमो। कितने एल्केन है गिन लो, 1 2, तो तुम्हें सबसे पहले इसको लिख देना है, तो क्या हो जाएगा? ब्रोमो और 2 कार्बन है तो एथेन, यानी ब्रोमो एथेन, दैट इज सिंपल IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। CH3 CH2 Br यानी ब्रोमो एथेन। अगर इस Br की जगह पे तुम्हें Cl लगाना हो, अगर तुमने Cl लगा दिया तो क्लोरोएथेन, अगर तुमने I लगा दिया तो आयोडोएथेन, और अगर तुमने और क्या बचा? F बचा है। F ज्यादातर यूज होता नहीं क्योंकि उसकी जो है विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो जाती है, इस वजह से ज्यादातर हम यूज करते हैं Br और फिर क्लोरीन। आगे देखिए, 2 है हमारे पास, एमीन है और क्या है? एमाइड। तो एमीन की बात करें तो RNH2 दिख जाए तुमको, R और क्या दिख जाए? NH2 दिख जाए। NH2 दिख जाए तो वो एमीन लगा दो, कार्बन की श्रृंखला गिन के उसके साथ में एमीन लगा दो, खत्म, वो भी हो जाएगा, उसका भी पोस्टमार्टम। जैसे देखो, हमने कहा CH3 CH2 CH2 और हमने लिखा NH2, तो क्या हो जाएगा? अब नंबरिंग किधर से करोगे? जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़े, 1 2 3। कितने कार्बन है? 3। पहले पे क्या लगा है? NH2। 3 कार्बन को बोलते क्या है? 3 कार्बन को बोलते प्रोप। तो आपने कहा प्रोपेन, प्रोपेन एमीन, प्रोपेन एमीन, इकट्ठा करके लिख दो, प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन, या एमीन प्रोपेन भी बोल सकते हो, है ना। 1 और लिख देना, 1 इस वजह से क्योंकि एक पे जुड़ा है, मान लो NH2 यहाँ पे तो जुड़ सकता है, यहाँ पे भी जुड़ सकता है, इस हिसाब अलग अलग जुड़ सकता है, इस वजह से ये हो जाएगा। अगला है हमारा एमाइड। एमाइड क्या है? RCONH2, ठीक है। RNH2 सिर्फ है एमीन, RCONH2 है एमाइड, ठीक है। आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? हमने कहा आपसे इधर ही ले रहे हैं ना, हमने लिया CH3 CH2 CO फिर NH2 इस हिसाब से, ठीक है। ये 1 है तो ये 2 ले लो। अब देख लो नंबरिंग किधर से करोगे? जिधर से ये भी इंक्लूडेड होगा, 1 2 फिर 3। अब 3 है तो फिर क्या हो जाएगा? 3 में अभी बताया प्रोपेन होगा और एमाइड जुड़ेगा तो प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड, दैट इज सिंपल। ओके ओके, तो ये हो गया हमारा क्या? IUPAC का निपटारा, ठीक है। IUPAC के जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं उन सबका हो गया ये निपटारा, और वो सारे के सारे हमने आपको बता दिए। एक बार मैं दोबारा से फिर से इसको रिवाइज करवाता हूं, तो जल्दी से अपने अपने ऐसे कान ओपन कर लीजिए ताकि जल्दी से आपके दिमाग में सटाक से घुस जाए। सबसे पहले हमने पढ़ा एल्केन। एल्केन में क्या था? सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था तो उसका IUPAC क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। दूसरा नंबर था हमारा एल्कीन। एल्कीन की पहचान कैसे करेंगे? डबल बॉन्ड देके, तो एल्कीन है उसका इन लगाना है। तीसरा है एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड देखो, त्रिबंध देखो, तुरंत लगाओ उस पे आइन। चौथा है हमारा एल्कोहल, ये तुम्हारा ये तीनों सफिक्स थे, अनुलग्न थे, मतलब बाद में लगते थे। ये तुम्हारा सफिक्स भी है और प्रीफिक्स भी है। हाइड्रोक्सी लगा दोगे तो प्रीफिक्स हो जाएगा और लगा दोगे तो सफिक्स हो जाएगा। आगे एल्डिहाइड हमने अभी बताया आपको अल लगता है। कीटोन बताया, कीटोन का क्या हो जाएगा? RCOR देखो तो ओन लगा दो।
कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOH हो, कार्बोक्सिलिक होगा, इसमें भी जो COH वाला कार्बन है वो भी इंक्लूडेड हो जाएगा। एस्टर के लिए हमने आपको बताया कि R के इधर वाला जो है वो OH में जाएगा और इधर वाला जो है एथिल में जाएगा। COOR इधर वाला जो है लेफ्ट साइड वाला, इधर से ये वाला लेफ्ट बाएं हाथ वाला OH में होगा, दाएं हाथ वाला इल लगेगा, ठीक है, इस हिसाब से। आगे ईथर में देखा, इधर वाला क्या होता है, ऑक्सी होता है, इधर वाला एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। एल्किल हैलाइड बताया अभी, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, इस हिसाब से बना दो। एमीन में एमीन लग जाता है, एमाइड में एमाइड लग जाता है, इस हिसाब से आप गिन लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो, और अगर ये आपको अच्छा लगा है तो अच्छे से क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लेकर हम आपको अगले वीडियो में आ रहे हैं, और जितने भी IUPAC से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे हम आपको आके निपटा देंगे आके, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।